ये कहानी एक राजकुमार और परी की है। बहुत समय पहले की बात है, जब राजा त्रिलोक जंगल में अपने सिपाहियों के साथ शिकार करने गए थे। उन्हें जंगल में शिकार करने के बाद एक गुफा सी बनी हुई जगह पर अपने सिपाहियों के साथ विश्राम लेने का फैसला किया। पर उनके वहाँ रुकते ही जोरों की आंधी और बारिश होने लगी, जिससे गुफा के ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर टूटकर गुफा के अंदर गिर गया और राजा अपने सिपाहियों के साथ वहीं फंस गए। सारे लोग काफी घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए प्रयत्न करने लगे। तभी अचानक राजा त्रिलोक के सामने एक परी आई। आखिरकार आज मुझे राजा त्रिलोक को देखने का मौका मिल ही गया। धन्यवाद परी, आप हमें जानती हैं, हमने नहीं सोचा था। मैं आपको और आपके सिपाहियों को यहाँ से निकालती हूँ महान राजा, पर बदले में मुझे आपसे कुछ चाहिए होगा। राजा खुश हो जाता है और सोचता है कि ऐसी तो कोई चीज है ही नहीं जो वो नहीं दे सकता। राजा तुरंत ही हाँ कर देता है, पर बदले में वो परी उनकी पहली संतान मांग लेती है। राजा काफी समय से अपनी होने वाली पहली संतान का इंतजार कर रहा था, पर उस वक्त उसके सिपाहियों का डरा हुआ चेहरा देख उसने ये कठोर मांग के लिए हामी भर दी। परी ने तुरंत ही उसकी जादुई शक्तियों से वो बड़ा पत्थर गुफा से हटा दिया। फिर राजा और उनकी टोली सही सलामत अपने राज्य की ओर चले गए। और फिर कुछ समय बाद राजा और रानी को संतान हुई, जिसका नाम उन्होंने वीर रखा। वो काफी बुद्धिशाली और बलवान था, पर समय के ढलने के साथ राजा त्रिलोक अपना वादा भूल चुके थे। पर एक दिन उन्हें ये बात याद आ गई और उन्होंने रानी से कहा, मुझे लगता है कि मुझे राजकुमार वीर को यहाँ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये पहली जगह होगी जहाँ उसे परी ढूंढने आ सकती है। राजा तुरंत ही वीर को बुलाते हुए उसे कहते हैं, तुम अब बहुत बड़े हो चुके हो वीर, और एक इंसान की जिंदगी में वो जो भी सफलता हासिल करता है वो तजुर्बे से आती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब राज्य छोड़कर बाकी दुनिया भी देखो। जरूर पिताजी, जैसा आप कहें, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। और फिर वो वहाँ से निकल पड़ता है और फिर वो घने जंगलों की ओर बढ़ता है। तभी वीर थकने के बाद एक बड़े से पेड़ की छांव के नीचे जगह ले लेता है और कुछ खाना जो घर से लेकर चला था उसे खाने लगता है। तभी अचानक एक पेड़ पर उसे बहुत ही खूबसूरत सा पक्षी दिखता है, जो राजा वीर ने आज तक नहीं देखा था। पर उसके एक पैर में चोट लगी होती है, जिससे वो ठीक से चल नहीं पाता। राजा वीर उस पक्षी की मदद करता है और उसे खाना पानी भी देता है। और तभी वो पक्षी अचानक से एक परी का रूप ले लेता है। तुमने मेरी इस हालत में मदद कर और मुझे खाना देकर अपने नेक दिली की पहचान दी है। परी तुरंत अपने हाथ वीर की तरफ आगे करती है और उस हाथ में एक खूबसूरत चमचमाता पंख होता है। ये कोई आम पंख नहीं है, ये जादुई पंख है और तुम इसकी मदद से कभी भी एक पक्षी बन सकते हो। वीर ये सुनकर काफी खुश हो जाता है और वहाँ से निकलकर तुरंत उस पंख की मदद से एक सुंदर सा पक्षी बन जाता है और फिर अपना बाकी का सफर उड़कर तय करता है। उड़ते उड़ते वो राज्य के एक महल के ऊपर पहुँच जाता है और वो उस महल के बगीचे में एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी को देखता है, जो तुरंत ही वीर का मन मोह लेती है। वीर उसे कमरे में जाता देख उस कमरे की खिड़की से अंदर चला जाता है। राजकुमारी की नजर पक्षी पर पड़ती है। वाह, कितने सुंदर पक्षी हो तुम, मैंने आज तक ऐसा पक्षी कभी नहीं देखा। तभी वीर अपने असली रूप में आ जाता है और राजकुमारी वीर को देखकर चौंक जाती है। उसने आज तक वीर से ज्यादा सुंदर राजकुमार नहीं देखा था। मेरा नाम वीर है राजकुमारी, मैं आपको बगीचे में फूलों को पानी देते देख रहा था और आपकी सुंदरता ने मुझे तभी से अपने वश में कर लिया। आप पहले ऐसे इंसान हैं जिसने हमसे अपने दिल की बात रखने की हिम्मत दिखाई और हमें भी आप बहुत पसंद आए। जल्द ही हमारे पिताजी हमारा स्वयंवर रचाएंगे
और जो भी भीष्मपुर के जंगल में एक गुफा में पड़ी खास तलवार को ढूंढ लेगा और हमारे पिता को सौंप देगा, उससे हमारी शादी कर दी जाएगी। मैं जरूर उस तलवार को खोज लूंगा राजकुमारी, आप सिर्फ मेरी हैं। राजकुमारी मुस्कुराती है और फिर वीर उनसे विदा ले भीष्मपुर के घने जंगल में दाखिल हो जाता है और उसे रात में चलते हुए एक गुफा से एक चमचमाती रोशनी दिखती है। और जैसे ही वो गुफा में पहुंचते हैं तो वो उस तलवार को देखता है, पर तभी अचानक से राजकुमारी के राज्य का ही एक दुष्ट सेनापति वहां आ जाता है, जो वीर को बेहोश कर उसे कोठरी में बंद कर देता है। वीर को होश आते ही वो उस पंख को खोजता है और फिर वो देखता है कि वो पंख जेल के बाहर एक पत्थर पर रखा है। वीर को एक तरकीब सूझती है। अच्छा सेनापति, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मेरा एक काम करेंगे, मुझे थोड़ी सी सिहाई दे देंगे? मैं राजकुमारी को खत लिखना चाहता हूँ ताकि वो कभी मेरा इंतजार न करे। सेनापति तुरंत ही इसके लिए मान जाता है और उसे स्याही दे देता है और फिर वीर पंख की तरफ इशारा कर कहता है, अगर मुझे मेरी कलम भी मिल जाती तो बहुत अच्छा होता, लिखने में आसानी होती। अच्छा तो ये तुम्हारी कलम है? मुझे लगा मामूली सा पंख है। सेनापति उसे वो पंख देता है और पंख के हाथ लगाते ही वीर एक पक्षी में बदल जाता है, जो सीधा सलाखों के बीच से निकल उड़ता है और जाते हुए वो तलवार भी पैरों में दबोच लेता है और फिर राज्य पहुंच वो उस जगमगाती तलवार को राजकुमारी के पिताजी के कदमों में रख उससे खुशी खुशी विवाह कर लेता है। जादुई गुलाब। दूर किसी एक गांव में एक किसान अपने 2 बच्चों हिना और श्याम के साथ रहता था। एक दिन अचानक किसान बीमार हो गया। तब उसने अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और बोला, बच्चों, हमने अपनी जिंदगी में सिर्फ 4 चीजें ही कमाई हैं और तो मेरे पास कुछ भी नहीं है जो तुम्हें दे सकूं। उन 4 चीजों में एक गुलाब का गमला, एक अंगूठी, एक आटे की चक्की और ये घर, जिसमें से हिना मैं गुलाब का गमला और अंगूठी तुम्हें दूंगा, बाकी सब श्याम तुम रख लेना। किसान ने अपनी आखिरी सांस ली। श्याम ने हिना को गुलाबों का गमला और अंगूठी दे दी और बाकी सब अपने पास रख लिया। हिना गमला और अंगूठी लेकर अपने कमरे में चली जाती है। गमले को टेबल पर रखकर उससे अपनी मन की बातें करने लगती है। आज से मैं और तुम दोनों दोस्त हैं। अब हमारा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। बात करते करते अचानक उसका ध्यान गमले के सूखी मिट्टी पर जाता है और वो कहती है, तुम तो बहुत सूख गए हो। लगता है बहुत दिनों से तुम्हें किसी ने पानी तक नहीं दिया। रुको, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। वो बाहर तालाब पर पानी लेने के लिए जाती है। जब वहाँ पानी भर रही होती है तो वो अचानक सामने देखती है कि एक बहुत सुंदर बगीचा है। वो बगीचे को देखने के लिए वहाँ चली जाती है, लेकिन ये क्या, उस बगीचे में तो एक सुंदर महारानी बैठी थी। वो पेड़ के पीछे से उस महारानी को देख रही थी। तभी महारानी ने उसे झांकते हुए देख लिया और बोला, कौन है वहाँ? सामने आओ, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। हिना ने डरते हुए कहा, नहीं नहीं, मैंने कुछ भी गलती नहीं की। मैं तो यहाँ पानी भरने आई थी और सामने आपका सुंदर बगीचा देखा। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की है, डरो नहीं, आओ हमारे पास आओ। हिना महारानी के पास जाती है। नाम क्या है तुम्हारा? क्या करती हो तुम? कहाँ रहती हो? क्या तुमने खाना खाया? मैं महारानी हूँ, यही पास में रहती हूँ। बैठो, कुछ खा लो हमारे साथ। वो जाती है और महारानी के साथ में खाने लगती है और मन ही मन सोचती है कि कितना लजीज खाना है। ऐसा खाना तो उसने पहले कभी भी नहीं खाया था। महारानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया, पर मैं इसके बदले में आपको क्या दे सकती हूँ? मेरे पास एक गुलाबों के गमले के सिवा कुछ भी नहीं है और जो मुझे बहुत ही प्यारी है, पर मैं उसे उपहार में आपको दूंगी जरूर। मैं अभी लेकर आती हूँ। वो पानी लेकर अपने घर जाती है और घर जाकर क्या देखती है कि उसके कमरे में गुलाबों के पौधे की जगह
एक अलग ही पौधा रखा हुआ है जो कि बहुत ही मुरझाया हुआ है। ये देख वो परेशान हो जाती है। मेरे गुलाब का पौधा कहाँ गया? किसी ने चुरा लिया। वो अपने भाई के पास जाती है और उससे भी पूछती, भैया, तुमने मेरे गुलाब का पौधा देखा क्या? लगता है किसी ने चुरा लिया। नहीं तो मैंने नहीं देखा, तुमने ही कहीं रख दिया होगा। परेशान होकर वो उसी पौधे में पानी डालने लगती है। तभी पौधे से आवाज आती है, रुको, मेरी बात सुनो। तुम मुझे बाहर के बगीचे में लगा दो और शाम के कमरे में जाओ। वहाँ चौकी के नीचे तुम्हें वही गुलाबों का पौधा मिलेगा जिसको तुम्हारे भाई शाम ने चुरा कर वहाँ रख दिया है, और उसकी जगह उसने मुझे यहाँ रख दिया है। वो बहुत खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी इस पौधे को लेकर बगीचे में लगा देती है। उसके बाद वो शाम के कमरे में जाती है और चौकी के नीचे झांकती है तो उसे अपना प्यारा गुलाब का पौधा दिखाई देता है। वो उसे वहां से निकालती है और अपने कमरे में लेकर जाती है। उसे पानी डालते हुए कहती है, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी जगह ढूंढ ली है। तुम बहुत ही खुश रहोगे वहाँ। बहुत बड़ा घर है, महलों की रानी, बड़ा बगीचा, और तुम्हें रोज देखने आऊंगी मैं वहाँ। यहाँ क्या है? यहाँ तो छोटा सा घर है और मैं तुम्हें खुश भी नहीं रख सकती, इसलिए मैं तुम्हें उस महारानी को दे देती हूँ। वो गुलाबों का गमला लेकर महारानी के पास जाती है और महारानी से कहती है, महारानी जी, मैं आपके लिए गुलाबों का पौधा लेकर आई हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत है। ये मेरी जान से भी ज्यादा मुझे प्यारा है। इसे मैं आपको भेंट करती हूँ। महारानी को गुलाब का पौधा देखकर कुछ बीती बातें याद आ जाती हैं। महारानी मन ही मन कहती है, अरे ये तो वही गुलाब का पौधा है जो मैंने बहुत साल पहले उस किसान को दिया था, जब उस जादूगर ने मेरे बेटे को अपने जादू से गुलाब का पौधा बना दिया था। महारानी को उस जादूगर की कही बात याद आ जाती है। 15 साल बाद जब तुम इस गुलाब के पौधे को हाथ लगाओगी तब ये एक सुंदर राजकुमार के रूप में बदल जाएगा। महारानी अचानक गुलाब के पौधे को हिना के हाथ से लेती है। तभी गुलाब का पौधा एक सुंदर राजकुमार के रूप में बदल जाता है। ये देख महारानी और हिना बहुत खुश हो जाते हैं। महारानी हिना से कहती है, हिना, मैं तो ये भूल ही गई थी कि इस बात को 15 साल हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तुमको, जो तुमने मेरे राजकुमार को वापस मेरे पास पहुंचा दिया। हिना जैसे ही घर जाने लगती है, राजकुमार पीछे से आवाज देता है, रुको हिना, तुम कहाँ जा रही हो? तुमने तो मेरी बहुत अच्छी देखभाल की है। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राजकुमार की ये बात सुनकर हिना बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी दोनों की शादी हो जाती है।